हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बेसिकली आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत एंटरप्रेन्योर स्किल का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। एंटरप्रेन्योर स्किल आपका एक चैप्टर है जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत आता है। तो इस चैप्टर का यह पार्ट नंबर 3 है। चलते हैं और समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। वैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट में बता दिया था आपको, लेकिन दोबारा अगेन बता देता हूँ। बेसिकली एंटरप्रेन्योर होता क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो देखिए, अपना स्वयं का धंधा करने वाले व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, राइट। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, तथा उसके द्वारा किया गया कार्य एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। आजकल आप देख रहे होंगे नए नए स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं। जैसे आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, विजय शेखर शर्मा का, राइट। ओला, ऊबर, है ना, ये सब अमेजॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने पहले उस वेबसाइट को बनाया था और उस पर क्या बुक्स सेल किया करते थे। लेकिन आज की डेट में अमेजॉन विश्व की सबसे बड़ी वेबसाइट है जो आपके लगेज या गुड्स का डिलीवरी करती है, राइट। जबकि उनका खुद का कुछ नहीं है, उसमें उनका टाई अप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, इंडस्ट्रियों के साथ है ना। बस उनका काम है डिलीवरी करना। लेकिन उनका ये स्टार्टअप देखो आज दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है उन्होंने। तो सोच सकते हो एंटरप्रेन्योर है क्या। तो एंटरप्रेन्योर के उद्देश्य समझते हैं। एम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बेरोजगारी जैसी निकट समस्या का निवारण करना, ठीक है, ये भी बात सही है। अपना धन, समय तथा साधनों का उचित लाभ उठाना, ये भी ठीक है ना। ये सब पॉइंट हैं। युवकों को आवश्यक कलाओं तकनीकों का प्रशिक्षण देके स्वरोजगार के योग्य बनाना, है ना। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना, अपनी कार्य कुशलता में निपुणता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, है ना। ये सब एंटरप्रेन्योर के ही लक्षण हैं। स्वरोजगार क्या है। अब स्वरोजगार भी एक तरीके से अपना ही एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। जैसे अपनी पूंजी तथा मेहनत से कोई व्यापार करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वरोजगार, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि जो एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। उसके द्वारा किया गया कार्य एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। जैसे आप एक और इनके बीच डिफरेंस रहता है। एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर के बीच क्या डिफरेंस है, थॉट एंगल का, राइट। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे सपोज बिजनेसमैन क्या है, 20 रुपये किलो आलू बेच रहा है। मान लो 10 बोरे लाया या 20 बोरे लाया आलू के, राइट। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होगा, उस आलू की क्या बनाएगा, चिप्स और पैकेट तैयार करेगा। उसका एक थॉट प्रोसेस अलग होता है, एक माइंडसेट अलग होता है एंटरप्रेन्योर का, है ना। तो अब सोचो, जो 20 रुपये किलो आलू खरीद रहा था, उसने उसके चिप्स बनाए और पैकेट पैक किए और एक अपना खुद का प्लांट लगा दिया। तो वो एंटरप्रेन्योर होता है, कुछ क्रिएटिव माइंड का, राइट। नेक्स्ट समझते हैं, उद्यमिता का वास्तविक उद्देश्य क्या है, राइट। तो गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना, ये सही है। एंटरप्रेन्योर का मेन उद्देश्य क्या है, अभी अभी बताया था, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना। अपने धन का, समय का दुरुपयोग, ये तो गलत है। बेरोजगारी की समस्या, ये भी गलत है। और
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट सही है। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक देश के लिए भूमंडलीकरण वैश्वीकरण अपनाने का उत्तरदायी है। कोई भी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। ये तो और कह रहा है अपने व्यवसाय संचालन के लिए दूसरे देश पर निर्भरता है। ये भी बात सही है। और आयात निर्यात के लिए अनिवार्यता है। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी पद। नेक्स्ट कह रहा है भूमंडलीय वैश्वीकरण का उद्देश्य है। भूमंडलीय वैश्वीकरण समाजवाद का अंत। ये भी ठीक है। उदार आर्थिक नीतियाँ। ये भी ठीक है। प्रतिस्पर्धी। ये भी ठीक है। और उपयोग सभी, यानी सभी ठीक हैं। तो डी इज़ राइट। नेक्स्ट भूमंडलीय वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के माध्यम आदान प्रदान होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है ना। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। राइट, बात समझ में आ रही है। प्रौद्योगिकी पूंजी और श्रम का, ये भी बात ठीक है। उपरोक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट NSTFDC के लिए ऋण चुकाने के संबंध में स्मरण रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं। जो NSTFDC होता है उसके द्वारा आपको जो ऋण चुकाना होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। ऋण छिमाही या तिमाही किस्तों में जमा करो। ठीक है। और अधिकतम 10 वर्षों की अवधि से पहले चुका देना चाहिए, यानी उपरोक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट वस्तु को बेचते समय बनाया जाने वाला बिल क्या कहता है, चालान, है ना। जैसे जो भी हम कुछ चीज़ मार्केट से परचेज करेंगे तो उसका चालान बनवा लेना चाहिए हमें। नेक्स्ट खातों की शुद्धता का ज्ञान करने के लिए जो सूची बनाई जाती है वह है तलपट। जैसे आप देखते होंगे जो भी हमारे खाते रहते हैं, हम जो एनालिसिस करते हैं अपना सामग्री का, राइट, तो उसके लिए जो सूची तैयार की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तलपट। नेक्स्ट लेखा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, तो लेखा शास्त्र के अंतर्गत तलपट भी आता है, चिट्ठा बनाना भी आता है, परिणामों से निष्कर्ष, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बही खातों में निम्नलिखित जानकारी सदैव उपलब्ध रहती है। व्यापार का लाभ, ये भी ठीक है। व्यापार की हानि, ये भी ठीक है। व्यापार की आर्थिक स्थिति, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट होता है जो कम प्रोसेसिंग विकास केंद्र का महत्वपूर्ण कार्य है, यानी प्रशिक्षक एवं परामर्श प्रदान करना, ये भी सही है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग और परामर्श मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह देना, राइट। कर्मचारियों के लिए उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट टूल्स उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। आधुनिक तकनीक है यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस और नई नई डिजाइन को प्रचलित करना, ये सभी पॉइंट ठीक है। यानी डी इज़ राइट आंसर, डी आपका राइट होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी ITI फील्ड से रिलेटेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।